पूर्व के वीडियो में हमने अरस्तु के नागरिकता संबंधी सिद्धांत और उनकी आलोचना के बारे में चर्चा करी थी। अरस्तु का क्रांति का सिद्धांत अपने आप में एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। अरस्तु ने यूनानी क्रांतियों का अध्ययन किया था और उसके समय में राजनीतिक सत्ता में इन क्रांतियों से परिवर्तन होने लगे थे। इससे यूनान में क्या हुआ था, राजनीतिक अराजकता फैलने लगी थी। अरस्तु चूंकि उस वक्त का दार्शनिक था, तो उसने ये सोचा कि राजनीतिक स्थिरता के उपाय और अस्थिरता के कारण खोजना आवश्यक हो गया था उसके लिए, और इन्हीं राजनीतिक परिवर्तनों को अरस्तु ने क्रांति या विद्रोह का नाम दिया है। अरस्तु ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स के 5वें भाग में क्रांति के कारणों और उन्हें रोकने के साधनों की चर्चा की है। अरस्तु ने 158 देशों के, जिनका मैं पूर्व में भी कई बार आपको जिक्र कर चुकी हूँ, 158 देशों के संविधानों का अध्ययन करके क्रांति के कारण व उपायों का भी वर्णन किया है। अरस्तु का मानना था कि क्रांति की समस्या का अध्ययन काल्पनिक न होकर व्यावहारिक है। अरस्तु ने अल्पतंत्रवादियों, प्रजातंत्रवादियों, कुलीन तंत्रवादियों, राजतंत्रों व निरंकुश शासकों को क्रांति रोकने के उपदेश दिए हैं। इस संबंध में सबाइन का कहना था कि क्रांतियों से संबंधित पॉलिटिक्स के ये पृष्ठ अरस्तु की राजनीतिक अंतर्दृष्टि तथा यूनानी शासन प्रणालियों के बारे में उसके अधिकारपूर्ण ज्ञान को प्रकट करते हैं। इसी प्रकार अरस्तु के अध्ययन की श्रेष्ठता स्वीकार करते हुए गेटल कहता है, पॉलिटिक्स राजनीतिक दर्शन का क्रमबद्ध अध्ययन नहीं है, अपितु शासन की कला पर लिखा गया ग्रंथ है। इसमें अरस्तु ने यूनानी नगर राज्यों में प्रचलित बुराइयों तथा उनकी राजनीतिक प्रणालियों के दोषों का विश्लेषण किया है, और उन्होंने कुछ ऐसे सुझाव भी दिए हैं जिनके द्वारा भविष्य में आने वाले जो संकट हैं उनसे बचा जा सकता है। अरस्तु ने वास्तव में क्रांति का क्या अर्थ बताया था। अरस्तु का मानना था कि जनता के द्वारा राज्य के किसी भाग या संपूर्ण भाग में विद्रोह का नाम क्रांति नहीं है। उनका मानना था कि क्रांति का अर्थ संविधान में छोटा या बड़ा परिवर्तन है। अरस्तु क्रांति के दोहरे अर्थ को स्वीकार करता है। उसका मानना था कि जैसे छोटे मोटे हर परिवर्तन को क्रांति बता देते हैं, जैसे राजतंत्र से कुलीन तंत्र आया, लोकतंत्र कम लोकतंत्र, लोकतंत्र द्वारा अल्पतंत्र को हटा देना, अल्पतंत्र द्वारा लोकतंत्र को हटा देना, ये सभी घटनाएं चाहे बड़ी हो या छोटी, अरस्तु ने इन्हें क्रांति का नाम दिया गया है। क्यों नाम दिया गया है? क्योंकि इनके संविधानों में परिवर्तन होता है, क्योंकि इनकी शासन व्यवस्थाएं परिवर्तित होती हैं। अरस्तु कहता है कि यदि संविधान को बदले बिना शासन दूसरे के हाथ में चला जाए तो समझो क्रांति हो गई है। एक निरंकुश शासन के स्थान पर दूसरे निरंकुश शासन का आ जाना भी क्रांति कहलाता है। तो इस तरह से अरस्तु ने हर छोटे बड़े परिवर्तन को क्रांति का नाम दिया है। अब अरस्तु के द्वारा क्रांति के निम्नलिखित प्रकार बतलाए गए हैं, जैसे पूर्ण और आंशिक क्रांति, कंप्लीट एंड पार्शियल रिवॉल्यूशन। जब क्रांति द्वारा संविधान को संपूर्ण रूप में बदल दिया जाए अथवा राज्य के संपूर्ण आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, प्रशासनिक ढांचे में परिवर्तन आ जाए तो ऐसी क्रांति पूर्ण क्रांति कहलाती है। यदि यह परिवर्तन संविधान के एक भाग में हो तो उसे आंशिक क्रांति कहा जाता है। अरस्तु ने अपने पॉलिटिक्स के 5वें अध्याय में लिखा है, पूर्ण क्रांति वह है जब उससे शासन व्यवस्था में पूर्ण परिवर्तन होता है, जैसे निरंकुश तंत्र राजतंत्र जनतंत्र में बदल जाए। आंशिक क्रांति तब होती है जब शासन के किसी विभाग में, पोर्टफोलियो में कोई परिवर्तन हो जाए। क्लियर हो गया कि जब संविधान को पूर्ण रूप से बदल जाए, संपूर्ण आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, प्रशासनिक ढांचे में परिवर्तन हो जाए तो ये तो पूर्ण क्रांति कहलाती है। और यदि ये परिवर्तन संविधान के एक भाग में हो तो उसे आंशिक क्रांति कहा जाएगा। ठीक है। दूसरी बात आती है इसी तरह से व्यक्तिगत और अव्यक्तिगत, पर्सनल एंड इम्पर्सनल रिवॉल्यूशन क्या होता है। अरस्तु के अनुसार जब संविधान में परिवर्तन किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति को पद से हटाने के लिए होता है
तो उसे व्यक्ति क्रांति कहा जाता है। मतलब एक पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए हुआ है तो उसे हम व्यक्तिगत क्रांति कहा जाता है। जब संविधान में परिवर्तन का उद्देश्य गैर व्यक्तिगत होता है तो उसे अव्यक्तिगत क्रांति कहा जाता है। तीसरा आता है रक्तपूर्ण और रक्तहीन क्रांति। जब राज्य में शासन या संविधान में, आप इसके नाम से ही जैसे अंदाजा लगा सकते हैं कि जब राज्य में शासन या संविधान में विद्रोह, खून खराबा या रक्तचाप द्वारा परिवर्तन लाया जाता है तो उसे रक्तपूर्ण या हिंसक क्रांति कहा जाता है। और जब संविधान में परिवर्तन संवैधानिक व शांतिपूर्वक तरीके से लाया जाता है तो उसे रक्तहीन या अहिंसक क्रांति कहा जाता है। चौथा आता है जनतंत्रीय और धनतंत्रीय क्रांति। जब डेमोक्रेटिक एंड ओलिगार्किक रिवॉल्यूशन, जब राज्य के निर्धन व्यक्ति राजा या धनी व्यक्तियों के विरुद्ध विद्रोह करके राज्य में जनतंत्र की स्थापना करते हैं तो उसे जनता के लिए, मतलब लोकतंत्र की स्थापना करते हैं तो उसे जनतंत्रीय क्रांति कहा जाता है। और जब राज्य के धनी व्यक्ति जनतंत्रीय या राजतंत्रीय शासन के विरुद्ध विद्रोह करके अपना शासन की स्थापना करते हैं तो उसे धनतंत्रीय क्रांति कहा जाता है। क्लियर है बिल्कुल। नेक्स्ट आता है किसी वर्ग विशेष के विरुद्ध क्रांति। यदि क्रांति का उद्देश्य किसी वर्ग विशेष को सत्ता से हटाकर संवैधानिक परिवर्तन करना होता है तो ऐसी क्रांति वर्ग विशेष के विरुद्ध क्रांति कहलाती है। इनके नाम से ही आपको बिल्कुल क्लियर हो रहा है, उसमें आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट आता है इंटेलेक्चुअल रिवॉल्यूशन। जब किसी राज्य में कुछ नेता लोग अपने जोशीले व्याख्यानों, भाषणों से जनता की भावना उभार कर क्रांति ला देते हैं तो ऐसी क्रांति क्या कहलाती है? इंटेलेक्चुअल रिवॉल्यूशन कहलाती है। तो ये क्लियर हो गया हमारे पास में कि भाई रक्तहीन क्रांति, रक्तपूर्ण क्रांति, जनतंत्रीय क्रांति, वर्ग विशेष के विरुद्ध क्रांति, व्यक्तिगत अव्यक्तिगत क्रांति, बौद्धिक क्रांति। तो इस तरह से ये उन्होंने, अरस्तु ने हमें क्रांतियों के प्रकार बताए हैं। अब ये उठता है कि ऐसी क्रांतियों की क्या जरूरत है, इनके पीछे क्या उद्देश्य काम करता है। तो क्रांति के उद्देश्य के बारे में, जैसे कि प्रचलित संविधान के स्थान पर क्रांति का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो चल रहा है उसके स्थान पर नए संविधान की स्थापना करना, जैसे इसमें राजतंत्र को हटाकर कुलीन तंत्र की स्थापना करना, ये सब इसमें आ जाता है। दूसरा आता है प्रचलित संविधान में शासक वर्ग, मतलब जो चल रहा है उसको, संविधान को तो कंटिन्यू करना है लेकिन जो ग्रुप है, जो रूलर ग्रुप है उसको वो करना, तो उसको बदल देना, ये कहलाता है कि राजा के स्थान पर जैसे नए राजा की नियुक्ति करना। तीसरी बात आती है कि प्रचलित संविधान में गुणात्मक परिवर्तन करना, जैसे लोकतंत्र को उदारवादी लोकतंत्र बनाना। एक और उद्देश्य इसमें शामिल किया जा सकता है कि प्रचलित संविधान के रहते हुए ही किसी नए पद की स्थापना करना या पुराने पद को समाप्त करना। ये सब क्या है? क्रांति के उद्देश्य कहे जा सकते हैं। अब क्रांति के अरस्तु ने 3 कारण बताए हैं कि किन किन कारणों की वजह से क्रांति हो सकती है या होती है या संभावना व्यक्त की है। वो है जनरल कारण है जिन्हें हम सामान्य कारण कहते हैं, विशिष्ट यानी कि पर्टिकुलर कॉजेस, और तीसरा आता है कॉजेस ऑफ रिवॉल्यूशन इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टेट, विशिष्ट शासन प्रणालियों में क्रांतियों के विशिष्टीकरण। तो जनरल कॉजेस में आता है सामान्य कारण क्या है, जैसे सामाजिक असमानता। अरस्तु के अनुसार क्रांति का जो मुख्य कारण होता है वो समानता और न्याय की इच्छा होती है। जब सामाजिक असमानता पैदा हो जाती है तो उसमें क्या होता है? क्रांति की ज्वाला भड़कने लगती है। अरस्तु का मानना था कि विद्रोह या क्रांति के कारण सदैव असमानता में पाया जाता है। हर व्यक्ति एक दूसरे के समान होना चाहता है। कोई भी व्यक्ति दूसरे को विशेषाधिकार मिलते देख वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि क्रांति का वातावरण तैयार हो जाता है। तो अल्पसंख्यक जो वर्ग से जो बहुसंख्यक वर्ग होता है, जो कि कम सम्मान प्राप्त होता है, तो ऐसी स्थिति में वो उससे घृणा करने लग जाता है। दूसरी बात अरस्तु ने बताई कि लाभ तथा सम्मान के उद्देश्यों के पूर्ति के लिए भी क्रांति या विद्रोह होता है। कई बार असम्मान या हानि से बचने के लिए भी विद्रोह कर दिया जाता है। कई बार धृष्टता या भय की भावना भी
क्रांति के सामान्य कारणों को जन्म दे देती है। और कभी कभी कोई व्यक्ति अपनी श्रेष्ठता की भावना को बहुत ज़्यादा व्यक्त कर देता है तो भी वह क्रांति का कारण बन जाता है। ये थे इसके सामान्य कारण। दूसरा है विशिष्टीकरण के कारण, कि जैसे कई बार जो शासक होते हैं वो जनता के साथ धृष्टता का व्यवहार करते हैं, अपने हितों की पूर्ति करते हैं, और कई बार वो ऐसा कर देते हैं जिससे कि जनता को मजबूरीवश जो धूर्त शासक के विरुद्ध आवाज़ उठानी पड़ती है। दूसरी बात होती है कि कई बार क्या होता है कि राजा द्वारा जो होता है कुछ चापलूसों या भ्रष्टाचारी लोगों को तो सम्मानित किया जाता है, और जो वास्तव में उसके सम्मान के लायक जो व्यक्ति होते हैं उनका त्याग कर दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति विद्रोह कर देता है। तीसरी होती है कि किसी रूप में, जैसे जब लोग धन या यश के कारण स्वयं को श्रेष्ठ समझने लगते हैं तो क्या होता है कि वो जनता में अपना विश्वास खो देते हैं और विद्रोह का शिकार हो जाते हैं। घृणा की भावना की कुछ लोग अपने लाभ के लिए गरीब जनता से जो होता है तिरस्कारपूर्ण ढंग से व्यवहार करते हैं, उनको शोषण करते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, की जो धनी व्यक्ति होता है वो राज्य में व्याप्त अव्यवस्था और अराजकता के कारण निर्धन वर्ग से घृणा करने लग जाता है और क्रांति उत्पन्न हो जाती है। शासक वर्ग की असावधानी के कारण भी, कि भाई कुछ लोगों को वो ऐसे पद पर नियुक्त कर देता है जो उस लायक नहीं होते, तो योग्य व्यक्तियों द्वारा क्रांति कर दी जाती है। एक और कारण इन्होंने बताया कि जरूरत से ज़्यादा विदेशी राज्य में आ जाएं तो वहाँ परस्पर विरोधी संस्कृतियों की टकराहट उत्पन्न होने लगती है। जैसे भारत में पुर्तगालियों व अंग्रेजों के हितों का टकराव भी इसका मुख्य कारण था। भौगोलिक स्थिति भी कई बार क्रांति का रूप ले लेती है। जातीय विभिन्नता है, राजवंशीय झगड़े हैं, शक्ति का दुरुपयोग है, निर्वाचन संबंधी विवाद हैं। कई बार ये सारी जो चीज़ें होती हैं कि जो गरीब अमीर के बीच में एक मध्यम वर्ग भी होता है, उसकी अनुपस्थिति अगर मान ली जाती है तो वो भी क्या होता है कि राज्य के लिए एक खतरा उत्पन्न हो जाता है। तो इस तरह से जो है वो क्रांति के उन्होंने ये विशिष्ट कारण बताए हैं। तीसरा जो कारण है वो ये है विशिष्ट शासन प्रणालियों में क्रांति के विशिष्ट लक्षण। प्रजातंत्र की बात करें, फिर हम धनिक तंत्र में और कुलीन तंत्र में, ये तीन तरह की क्रांति, और राजतंत्र में क्रांति, निरंकुश तंत्र में क्रांति। इन सब जो अगला जो बिंदु है वो हम इस तरह ये वाली क्रांतियों के बारे में चर्चा करेंगे। तीसरी विशिष्ट शासन प्रणालियों में क्रांति के विशिष्ट कारण, इसे कंटिन्यू हम नेक्स्ट पॉइंट में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।